जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए एक बार, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। नुसरत जहां, गुड मॉर्निंग बहन। सुप्रभात आप सभी को। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिलोफॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पेपर फर्स्ट परचेज करते हैं तो आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप ओनली पेपर सेकंड परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आप 2999 आपको पे करना होता है। आप कूपन कोड यूज कीजिए VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। VIK10 कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपके नोट्स आपके रहते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, MCQ की प्रैक्टिस आपका रहेगा, और जो भी डाउट्स अगर आपका होता है तो सेशन यहाँ पर लिया जाता है। तो आज हम जो शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक है संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास, कि भारत के अंदर जो संविधान बनना शुरू हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास की हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, हम दो पार्ट्स के अंदर भारत के संविधान को देखते हैं। तो एक बार जुड़ जाओगे तो फिर उसके बाद स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। तो जुड़ जाइए एक बार, उसके बाद शुरू करेंगे इसको। कमेंट कीजिए एक बार, जो बच्चा आ चुका है एक बार कमेंट कर दीजिए। परमदीप, चलो वेलकम। प्रदीप आए हुए हैं, परमदीप और अंजलि, चंपा, राखी, दोनों प्रिया आए हुए हैं। चलो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। हम भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में से हम बांट कर चलते हैं। एक भाग तो रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। ठीक है। और एक भाग इसका रहता है ब्रिटेन की सरकार के अधीन अंतर्गत। किसके? ब्रिटेन की सरकार के अधीन, या फिर ताज के अंडर, ताज के अधीन आप इसको लिख सकते हो। जो ये रहता है, ये भारत के 1773 से लेकर 1858 तक, 1853 तक जितने भी अधिनियम आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और जितने भी इसके अंदर रहेंगे, जैसे क्या रहेंगे इसके अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके अंदर रहेगा। फिर आ जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके अंदर रहेगा। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 इसके अंदर रहेगा। फिर आ जाएगा चार्टर एक्ट 1813 इसके अंदर रहेगा। फिर चार्टर एक्ट 1833, 1833 के बाद 1853, क्योंकि इसमें 20
पहले 10 साल का अंतर होगा, उसके बाद 20 साल का अंतर आ जाएगा। ठीक है, और ब्रिटेन का जो ताज होगा, ब्रिटेन के ताज के अंडर क्या रहेगा, ये 1858 से लेकर 1947 तक का इसका डिप, 1858 से लेकर 1947 तक इसमें इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। एक तो रहेगा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858, फिर आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, और अगस्त प्रस्ताव 1940, और अगस्त प्रस्ताव, फिर एक क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, और माउंट बेटन योजना 1947, जिसके अंडर हम आजाद हुए थे। किस योजना के अंडर आजाद हुए थे? माउंट बेटन योजना। अर्चना गुड मॉर्निंग, अंजलि गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। जिन कानूनों और नियमों को ब्रिटिश शासन दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया था, वह आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान निर्माण के काम आए, जो कि संवैधानिक विकास कहलाया। 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे, चंपा गुड मॉर्निंग मैन, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए थे। व्यवस्थित शासन की शुरुआत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की गई। इसके अंदर प्रमुख प्रावधान निम्न थे। एक मिनट में देखो भाई, सबसे पहले 1600 प्रथम एक्ट कौन सा होगा? 1600 का राजलेख या फिर चार्टर आप इसको बोल सकते हो। चार्टर आप इसको बोल सकते हो। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था। 1600 में एक राजलेख प्रकाशित किया गया, एक राजलेख आया था, जिसके अंदर जिसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ ने, कौन है? महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। उस समय कंपनी बनाने में कुल पूंजी कितनी खर्च हुई थी? कुल पूंजी 3133 पौंड खर्च हुई थी। कितना खर्च आया था? 3133 पौंड खर्च आया था। इसमें कुल कितने व्यापारियों की भागीदारी थी? 217 व्यापारियों की भागीदारी थी। कंपनी का सारा कार्य किसके ऊपर सौंपा गया था? एक गवर्नर और एक उप गवर्नर था। कितने सदस्य थे? 26 सदस्य थे। एक समिति बनाई गई जिसके अंदर 26 सदस्य थे, एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था। आगे चलकर इसको किसकी संज्ञा दी गई थी? परिषद की संज्ञा दी गई थी। परिषद की संज्ञा दी गई, और आगे चलकर यही परिषद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाएगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर निदेशक मंडल। निदेशक मंडली से नाम दिया गया था। समझ में आ गया? 1600 का चार्टर एक्ट समझ में आ गया?
कमेंट करना एक बार साथ में। ठीक है, तो 1600 के बाद क्या आएगा? अब आएगा 1726 का राजलेख। एक बार और बिल्कुल देखो, 1600 ईस्वी है, राजलेख आया, एक चार्टर अधिनियम बनाया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। 31 दिसंबर को 1600 के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। कुल पूंजी की अगर मैं बात करूं, खर्च हुए थे इसमें 3133 पाउंड रुपए खर्च हुए थे। 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। 217 इसमें क्या थे? सदस्य थे, व्यापारी थे। व्यापारी कितने इसमें? 217। महारानी एलिजाबेथ का भी इसमें शेयर था इसमें। ठीक है, गवर्नर और उप गवर्नर बनाए गए, परिषद बनाई गई। बाद में उस परिषद में सदस्य कितने थे? 26। 26 ये सदस्य है, बाद में क्या कहलाए थे? ये परिषद बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाई थी। जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किया था, तो मैं आपकी चीजें ये करवा दी थी। तो उसके बाद इसको निदेशक मंडल बना दिया गया था। अब राजलेख आएगा 1726 का। 1726 का राजलेख कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को उनकी परिषद को विधि बनाने की क्या दे दी गई? इसमें अनुमति दे दी गई थी। देखो, विधि बनाने का अधिकार मिल गया। विधि, विधि मतलब कानून। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार। कहां कहां पर? कोलकाता, मुंबई, मद्रास। ये जो प्रेसिडेंसी है, क्या है? प्रेसिडेंसी। इन प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों को, राज्यपाल प्लस परिषद क्या करेंगी? कानून बनाएंगी। ठीक है, इससे पहले ये शक्ति इंग्लैंड के स्थित, इंग्लैंड में इससे पहले शक्ति किसके पास थी? इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल के पास थी। क्लियर? 1726 का है राजलेख, चार्टर एक्ट आप इसको बोल सकते हो। विद्युत कानून बनाने का अधिकार किसको? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जितने राज्यपाल हैं और उनकी परिषदों को, कि वो कानून बना सकते हैं। अब आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अब आएगा। इसमें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थबुक थे। लॉर्ड नॉर्थ बुक। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक समिति थी, गुप्त समिति। गुप्त समिति की सिफारिश पर, क्या था? सिफारिश पर ये एक्ट पारित किया गया था। पर ये एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों पर नियंत्रित करना। कि जो कंपनी के कार्य हैं उन्हें क्या करना है? भारत तथा ब्रिटेन दोनों में नियंत्रित करना है, तथा कंपनी में जितने भी दोष व्याप्त हो चुके हैं, दोष आ चुके हैं, उन दोषों को दूर करना है। क्या करना है? कंपनी में
आय दोषों को दूर करना। कंपनी के अंदर आय दोषों को दूर करना, इसके दो प्रमुख केंद्र बनाए गए थे। एक तो ये इंग्लैंड के अंदर ब्रिटेन में काम कर रही थी, एक ये काम कर रही थी भारत में। ठीक है। निदेशक मंडल और सब सत्ताधारी मंडल, दो मंडल इसके संपूर्ण जो सब कंपनी के संपूर्ण कार्य के ऊपर सुपरविजन करने के लिए, यानी कंपनी के काम को देखने के लिए दो विभाग स्थापित किए गए थे। विभाग लगा लो, प्रशासन की संस्थाएं लगा लो, कौन कौन सी थी? ये इंग्लैंड में स्थापित किए गए थे संस्थाएं थी। एक तो निदेशक मंडल और एक सब सत्ताधारी मंडल, सब तत्व सत्ताधारी मंडल। ठीक है। ये दोनों संस्थाएं क्या कर रही थी? सरकार की अंग थी। जो भी इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी, इनके ऊपर चल रही थी। अब इसमें कितने सदस्य थे? इसमें कुल 24 थे। 24 निदेशक इसमें होते थे। कितने निदेशक होते थे? 24। ठीक है। कितने निदेशक होते थे? 24 निदेशक इसमें होते थे। क्लियर है यहां तक? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी के कामों को देखने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, ठीक है, एक निदेशक मंडल था, एक सत्ताधारी मंडल था। अब जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, निदेशक मंडल जो था, निदेशक मंडल का जो समय था वो 1 वर्ष का था। भारत में 1 वर्ष का समय था। तो इसके समय को 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष का कर दिया? 4 वर्ष का कर दिया। कंपनी आए दो भागों को, अरे दोषों को दूर करने के लिए कंपनी आए थे। जो कंपनी में दोष आए हुए हैं, कंपनी में आए हुए दोषों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है। और जो 24 सदस्य ये हैं कंपनी के डायरेक्टर्स के अंदर, ये 1/2 भाग, कितना? 1/2 भाग, 1 मिनट, 1/4 भाग, भाई 1/2 1/4 भाग 1 वर्ष के अंदर प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेगा। क्लियर है? अब क्या होगा? जो बंगाल के फोर्ट विलियम थे, फोर्ट विलियम, बंगाल का फोर्ट विलियम, प्रेसिडेंसी का प्रशासक, जो प्रशासक था, उसको इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? बंगाल का या फिर मुंबई का, 1 मिनट, इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया।
जो पहले मुंबई, बंगाल, मुंबई और मद्रास, तीनों स्वतंत्र प्रेसिडेंसी थी। अब तीनों को एक साथ मिलाकर बंगाल का क्या हो गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर गवर्नरों को अधीन कर दिया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग प्रथम इस पद पर चुने गए थे। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग चुने गए थे प्रथम इस पद पर। ठीक है, अगर पूछे कि गवर्नर जनरल बना दिए गए थे बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और इसके 4 सदस्य, इसकी एक परिषद बना दी गई, एक कार्यकरणी परिषद बनाई गई थी। उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य उसमें थे। चारों सदस्यों के नाम देख लो, फिलिप था, फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेला, ब्रेवेल। ये 4 सदस्य इसके अंदर थे। कार्यकारिणी परिषद, अगर आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके 4 सदस्य कौन प्रथम बनाए गए थे, एक तो फिलिप्स फ्रांसिस बनाया गया था, फिलिप फ्रांसिस बनाया गया था, क्लेवरिंग बनाए गए थे, मॉनसन बनाए गए थे और ब्रेवल बनाए गए थे। कौन बनाए थे, ब्रेवल बनाए गए थे। क्लियर है यहां तक। 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 के अंदर। एक्ट होगा 1773 का, स्थापना की जाएगी 74 के अंदर। अभिलेखीय न्यायालय के आधार पर, एक अभिलेखीय न्यायालय के आधार पर की जाएगी। उस समय सिर्फ वो बंगाल के अंदर ही कानून व्यवस्था शामिल करेगा। एक मिनट कर लेते हैं इसको। अधिनियम 1773 के अंडर, अधिनियम है जी, इसको अधिनियम। तो क्या किया गया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। कहां पर, कोलकाता। कहां पर, कोलकाता। और इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजर एलिजा सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जो सदस्य थे, 3 अन्य सदस्य। बताएगा कोई नाम 3 अन्य सदस्यों के। एक का नाम चेम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइड। ये 4 व्यक्ति थे इसके अंदर। ये क्या था, एक अभिलेखीय न्यायालय था, अभिलेखीय न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील कहां पर कर सकते थे, विरुद्ध अपील प्रेवी काउंसिल में कर सकते थे, प्रीवी काउंसिल में के विरुद्ध अपील कर सकते थे। बिना लाइसेंस के अंदर, अगर इसके जो ये एक्ट था 1773 का, इसमें क्या किया गया, अगर कोई बिना परमिशन के यहाँ पर व्यापारी कर रहा है, जिसके पास कोई परमिशन नहीं है किसी की, तो उसके उसके ऊपर क्या लगा दिया गया था, उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
और इसी अधिनियम के द्वारा ही कंपनी के कर्मचारियों पर कंपनी के कर्मचारियों पर मिलने वाले उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और वो आज तक भी देखते हैं। आप अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाओगे, जिस समय वो ड्यूटी टाइम है, ड्यूटी टाइम टू दौरान अगर उसके पास आप लेकर जाते हो कुछ भी उपहार, अगर उसके लिए लेकर जाते हो, मान लीजिए एक मिठाई का डब्बा ही आप लेकर चले गए, एक मिठाई का डब्बा आप लेकर चले गए, ठीक है, उपहार स्वरूप, तो वो किस में आ जाता है? वो रूस उसमें घूस में आ जाता है। किसने घूस ली है? किसके रूप में? मिठाई के रूप में। उपहार उसमें नहीं दिखता वो किसी को, वो नजर आता है घूस। ठीक है। तो ड्यूटी टाइम किसी भी, अगर आपका कोई जानकार भी है, तब भी उसके लिए कुछ खाने की चीजें मत लेकर जाए। सिर्फ मिठाइयाँ, कोई गिफ्ट वगैरह उसके लिए मत लेके जाना वहां पर। ठीक है। तो आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो जैसे हम दिवाली के अंदर क्या होते हैं, आसपास में मिठाइयाँ बांटते हैं। जो हमारे जानकार होते हैं या हमारे जो खास मित्र दोस्त हमारे होते हैं, हम उनके घर पर मिठाइयाँ देकर आते हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, वो जो मिठाइयाँ देकर आएंगे तो वो शाम के टाइम पर देखेंगे। अपना ड्यूटी टाइम होगा उसको समाप्त करने के बाद हो जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट उनको उपहार दे सकते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी कर सकती है। सरकार की तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ तो उपहार मिलता है। जी। फिर आ जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगू रेगुलेटिंग एक्ट था, जो इसके अंदर व्यापारिक या व्यवहारिक जो दोस्त थे इसमें, व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए आया था, दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। किसकी? ब्रिटिश संसद की एक समिति थी, परवर समिति। परवर समिति की अध्यक्षता में ये लाया गया था। और इस परवर समिति के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे एडमंड बर्क। और इनके सुझाव पर ये एक्ट लाया गया था। ठीक है। भाई उड़ाया गया क्या इसको? कितनी साउंड कर रहा है इसकी? लगता है कोई सीधा इंग्लैंड की तैयारी कर रहा है बाइक पर। ठीक है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम इसके, संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक संशोधनात्मक अधिनियम। एक आ जाता है
बंगाल जुडिकल्चर बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, इन्हें इस नामों से जाना जाता है। अब क्या होगा, कलकत्ता की जो सरकार है, जो कलकत्ता की सरकार है, कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अब क्या करेगी, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, इन तीनों के लिए क्या बनाएगी, अब विधि बना सकती है, विधि बनाएगी, बना सकती है। ठीक है। अब क्या होगा, प्रांतीय जो न्यायालय हैं, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद में के पास की जा सकती है। अब प्रीवी प्रेस के प्रीवी जो प्रीवी काउंसिल थी, उसके अलावा अब आप अपील अगर करना चाहते हैं इनके विरुद्ध, तो आप गवर्नर जनरल की परिषद में अपील कर सकते हैं। अगर 5,000 पाउंड से ऊपर का कोई मामला होगा तब वो ब्रिटेन जाएगा। ठीक है, 5,000 पाउंड या फिर उससे अधिक के जो मूल्य के मामले होंगे वो सप्रसिद्ध ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर एक नया नाम था, मुझे देखने को मिला था, नुसरत जहां। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए बहन कि आपको समझ में आ गया। शायद चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में अगर क्लास, आप कोई भी कोर्स बीच में ज्वाइन करते हैं तो ऐसा ही आपके साथ होता है। अगर आप, हाँ, अर्चना को तो समझ में आ गया। ठीक है। यस सर, बट आज मेरी फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। नुसरत, बिल्कुल कंफ्यूजन होगा बहन। आज आपकी फर्स्ट क्लास है और ये हमारे जो सिलेबस है उसके एंडिंग डेज चले हुए हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, संविधान के संशोधन कर रहे हैं, संवैधानिक विकास देख रहे हैं कि हम भारत का संविधान कैसे बना। 1600 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब से संविधान बनने की नींव रख दी गई थी। 1600 के अंदर, फिर उसके बाद 1726, फिर 1726 के बाद फिर क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। 1773 के बाद 1881 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। फिर आएगा ईस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है, और ये इतनी चीजें आपको लिखी लिखाई मिल जाती अगर आप कल नोट्स अपलोड करने की जिद नहीं करते। क्योंकि जब मैंने पूरे पूरे नोट्स को एक साथ किया तब उनकी एमबी ज्यादा हो गई। एमबी कंप्रेस करने के चक्कर में जब मैंने उनको कंप्रेस करवाया तो उनमें से स्लाइड ही मिस हो गई। ठीक है, क्या हुआ, उनमें से स्लाइड ही मिस हो गई कुछ। देखो, पार्ट वाइज मैं सोच रहा था उसके अंदर सीधा अपलोड कर दूं, आपके लिए एक ही जगह हो जाएंगे, एक ही स्लाइड पे, एक ही पीडीएफ पे हो जाए। ठीक है, वो एक ही बार में करने के चक्कर में सब कुछ इधर उधर हो गया, स्लाइड ही कुछ मिस हो गई साइड से। अब क्या होता है, जैसे अब देखना पड़ता है कि कौन सी स्लाइड है कौन सी नहीं।
अगर आप पार्ट वाइज देखते हैं कि पार्ट वाइज हो जाते हैं तो मैं कर दूंगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य कम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? जो 1781 की एक्ट था, देखो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था भाई, वो असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। असफल होने के बाद कौन सा आया था? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है। हाँ, वही सोच रहा हूँ मैं कि हाफ हाफ करके उनका उनका ये अलग अलग टॉपिक के अनुसार उनको अपलोड करूँ अब आपके पास, मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि एक साथ तो अपलोड हो नहीं रहे वो। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य कम कर दिया गया। जो पहले चार थे वो अब कितने कर दिए गए थे? तीन कर दिए गए थे। कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग अलग किए गए थे। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चले गए थे और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन आ गए थे। और ये क्या था? ये कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्यों, क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का, ताज के स्वामित्व प्रथम दस्तावेज था। स्वामित्व के दावे का, के दावे का प्रथम दस्तावेज था, वैधानिक दस्तावेज था। पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का प्रथम वैधानिक दस्तावेज किसे अधिनियम को कहा जाता है? वहां पर दे देगा 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या फिर 1857 का अधिनियम। 1858 का स्थान का नहीं, 1858 का अधिनियम आएगा। तो हम सोचेंगे कि कंपनी का पूर्ण रूप से शासन तो 1858 के अंदर आ गया था, ताज के अंडर चला गया था क्रांति के बाद, तो शायद 1858 होगा, लेकिन वहां पर हम गलत हो जाएंगे। तो वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नहीं भाई, अलग नहीं है, सेम ही है, उसके अंदर ही है, ठीक है। अलग अलग नहीं है वो चीजें, क्योंकि मैंने जो नोट्स आपके लिए बनाए थे मैं उनको अपलोड करूंगा, अलग से कोई दूसरे नोट्स नहीं है उसके अंदर। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य क्या कर दिए गए थे? अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है। इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में से एक चांसलर, एक चांसलर, उप चांसलर, एक राज्य सचिव, 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, और 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। सदस्य होते थे। ठीक है। देखो, इसमें से एक तो होगा चांसलर, एक होगा उप चांसलर, और एक राज्य सचिव होगा। तीन तो ये हो गए। लेकिन इन चारों में से ही, इन 6 में से ही, ये जो 6 है, इनमें से 4 क्या होंगे? 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। और ये स्थिति 1858 तक बनी रही थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद थी, उसकी सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का
अधिकार प्रदान कर दिया गया था कि वो प्रांतीय जितनी भी सरकारें हैं, जो परिषद हैं, उनको बर्खास्त कर सकता है। भारत में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों के ऊपर मुकदमे चलाने के लिए एक इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में निहित, मैं इसको रफ कर देता हूँ, भारत में निहित, भारत में कार्यरत कर्मचारियों पर या अधिकार, अंग्रेज अधिकारियों पर, अंग्रेजों पर उनके अवैध कार्यों पर, कौन से अवैध कार्यों पर क्या मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर है? फिर आ जाता है 1786 का अधिनियम। क्या आ जाता है? 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। इस अधिनियम के अंदर क्या था? गवर्नर जनरल को जो विशेष परिस्थितियों में अपने पद के निर्णय से निरस्त करना था, कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियां में अपने जो परिषद है उसको क्या कर सकता है? वो निरस्त कर सकता है, उसको हटा सकता है। देखो क्या होगा अब, 1786 का अधिनियम, दो शक्तियां इसमें दे दी गई। एक तो कि वो गवर्नर जनरल जो है, ये विशेष परिस्थितियों में, कोई विशेष परिस्थिति बन गई, कोई विशेष स्थिति हो गई, तो अपनी जो परिषद है, कार्यकारिणी जो परिषद है, उसको निरस्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार इनको दे दिया गया। यूपीएससी के अंदर आया हुआ है भाई, क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल विशेष परिषद को अपनी परिस्थितियों में परिषद निरस्त कर सकता है। अधिनियम 1786। फिर बोल दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है को प्रधान सेनापति बना दिया गया था। प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी। सैनिक शक्तियां, यानी क्या मिल गई थी? सैनिक शक्तियां मिल गई थी। तो ये दोनों अधिकार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसे मिले थे? कमेंट करके बताना एक बार। लॉर्ड रिपन, वेबल, लिट्टन और रैमजे मैकडोनल्ड। कौन था इसमें? कमेंट करना। चलो हेस्टिंग भी लिख लो ऑप्शन में, लो हेस्टिंग लिख लो। हेस्टिंग लिख लो ऑप्शन में, हेस्टिंग भी आ जाएगा इसमें, लिख देंगे हेस्टिंग। लॉर्ड रिपन डाल दिया, वेबल आ चुके हैं, हेस्टिंग आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलते रहिए, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड, शाबाश। रिपन,
वेरी गुड, शाबाश। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जिसे दोनों अधिकार प्राप्त हुए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले व्यक्ति थे वो। क्लियर? चलो देखो, अब आ जाएगा एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। सत्रह सौ तिरानवे चार्टर एक्ट आ जाएगा। इसमें क्या था, जो अधिकार थे कंपनी के, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। जो नियंत्रक मंडल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब उसे जो वेतन है, वो वेतन भारत से दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इसके जो सदस्यों का वेतन है, वेतन भारत से दिया जाएगा। अब कोई भी कानून अगर बनेगा तो वो लिखित लिखित विधियों द्वारा कानून प्रस्तावित किया जाएगा। जो प्रशासन की नींव रखी जाएगी, प्रशासन की नींव रखी जाएगी। और इन सभी कानूनों की व्याख्या न्यायालय में होगी। व्याख्या का जो अधिकार है वो न्यायालय के पास है। किसके पास है? न्यायालय के पास अधिकार है। क्लियर? लॉर्ड रिपन भाई, भारत के लिए उदारक उसको बोला जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आधुनिक नर्सिंग का जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है, और उन्होंने उदारक की उसको संज्ञा दी है। बहुत ही अच्छा वायसराय था, जो व्यक्ति था वो भारत के लिए था। जी बिल्कुल। 1793 का चार्टर अधिनियम है, चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट में क्या है, 1793 के अंदर कंपनी के जो अधिकार थे 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन है वो भारत से दिया जाएगा उसके सदस्यों को। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन स्थापित किया जाएगा, यानी जो कानून लिखित होंगे उनके द्वारा ही शासन चलाया जाएगा। और जो कानून लिखित हैं उनकी व्याख्या न्यायालय के द्वारा की जाएगी। 1813 एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। क्या है ये? एक्ट है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, या फिर राजलेख इसको बोल सकते हैं, राजलेख। चार्टर एक्ट 1813। कंपनी प्रशासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्रीय क्षेत्र सभी लीग के लिए खोल दिया गया। यानी जो व्यापार की आज्ञा थी ना, वो सभी को दे दी गई ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। हालांकि लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार पर एकाधिकार अभी भी किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई, और भारतीय शिक्षा साहित्य के पुनरुत्थान हेतु 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च देने की बात कही गई। भारत के अंदर आने वाले
जो भी ब्रिटिश अंग्रेज व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारी थे, और ब्रिटिश व्यापारी के बाद कौन है, जो भी इंजीनियर आ रहे थे, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियरों को भारत में जो थे, यहाँ पर रहने के लिए, बसने के लिए, बसने की अनुमति प्रदान की थी। परंतु इसके लिए उन्होंने किसकी अनुमति लेना, किससे आवश्यक कर दिया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, किससे, संचालक मंडल से, या फिर नियंत्रक बोर्ड से। बोर्ड से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि भारत के अंदर जो भी अंग्रेज व्यापारी है, जो भी इंजीनियर है, जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, अगर वो भारत के अंदर रहना चाहता है, ठीक है, भारत में आना तथा या भारत में बसना चाहता है, तो उसे अंग्रेजों यहाँ पर आने के लिए किसी की अनुमति नहीं थी, उसे बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। हालांकि लेकिन उसे क्या करना होता था, अब एक लाइसेंस लेना होता था। वो लाइसेंस कौन उसे देता था, संचालक मंडल या फिर नियंत्रण बोर्ड उसे लाइसेंस देता था। प्रिया, एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल कर दिया रिपीट बहन, और कितना रिपीट करना है बताइए। पीट्स इंडिया एक्ट 74, one member has reduced from the governor general cabinet. The business and political functions of the company were separated. कि जो कंपनी के फंक्शन थे, पॉलिटिकल और बिजनेस, उनको क्या कर दिया था, उनको डिवाइड कर दिया था अलग अलग भाग में। बिजनेस फंक्शन वर प्लेस्ड अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बिजनेस फंक्शन थे वो किसके अंडर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर थे। और जो पॉलिटिकल फंक्शन था वर प्लेस अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो अलग अलग पार्ट्स बनाए गए थे, ठीक है। फिर आ जाता है 17 एक्ट ऑफ 1813। ड्यू टू द heavy burden of the governor on the company, the business sector was opened to all, but the monopoly on tea trade with China remained। चाइना के साथ ओपन रहा था उसका व्यापार, और टी का जो व्यापार था, ट्रेड था, वो उसके साथ रहा था। मोनोपोलिस की बनी हुई रही थी। प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज अलाउड इन द इंडिया। कि जो क्रिश्चियनिटी थी उसका प्रसार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए ईसाई धर्म मिशनरियों को भारत में भेजा गया था। एंड प्रोविजन वाज मेड टू स्पेंड ₹1 लाख फॉर द रिवील ऑफ इंडिया एजुकेशन। भारतीय के शिक्षा के ऊपर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और क्या है, जो स्थानीय स्थानीय स्वत्ताधारी, स्वायत्ता है, सी सी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दे दिया गया था। चलो ठीक है अंजलि, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आप घबराइए मत। अगर आपकी ट्रेन का टाइम हो चुका है तो आप अब जाना ही होगा, क्योंकि 1813 से आगे जो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, 1853, और उसके बाद सरकार का क्या आ जाएगा, भारत सरकार अधिनियम में ये परिवर्तन हो जाएगा। जो एक्ट हैं
वो किसका रूप ले लेंगे? जो चार्टर एक्ट हैं वो अधिनियम का रूप ले लेंगे, भारत सरकार अधिनियम का रूप ले लेंगे। 1858 में लॉर्ड पॉम्स्टन के 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत कर देगा। जो दोहरा प्रशासन का दोष है उसको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी 1858 के अधिनियम के तहत। तो मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे, फिर बाद में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। उससे पहले मुझे कमेंट कर दीजिए एक बार। वेरी वेरी अमेजिंग क्लास, थैंक यू अंजलि बहन। बिल्कुल वो टॉपिक करेंगे, हम गवर्नर जनरल करेंगे, घबराओ मत। बिल्कुल जितने भी भारत आए हैं उन सभी का करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट वाइज लेके चलना पड़ेगा ना। वैसे मैं सोच रहा था रिवोल्ट कराने की, लेकिन रिवोल्ट के अंदर 1857 की क्रांति भी है और पेशेंट रिवोल्ट भी है। तो 1857 की क्रांति तो देर का 7th यूनिट में, जो पेशेंट रिवोल्ट है, जो ट्राइबल मूवमेंट है, वो देर के 8वीं यूनिट में। तो 7वीं और 8वीं कैसे कॉम्बिनेशन बन पाता? तो इसलिए मैंने आपको अंदर यहाँ पर पहले इसको रखा, चार्टर जो ये संवैधानिक विकास था इसको रखा। उसके बाद हम जो कल मंडे को सॉरी कल जो मॉर्निंग में क्लास होगी इसमें हम जो एक्ट हम जो हमारे 18 जो ट्रिबल पेशेंट्स थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर ट्रिबल मूवमेंट, पेशेंट मूवमेंट और फिर 1857 का विद्रोह। ये क्लास हमारी परसों के लिए रहेगी। चलो, तो आप सभी जा सकते हैं जिसको जाना है। तो फिर कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।